स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन विजिबल है? यस और नो? यस सर। चलो बताओ, लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे हम लोग? हम लोग को एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस कर लिए थे ना? कहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास में? आयोनिक रेडियस। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस बताए थे। यस सर। इसके बाद बस सर वहीं तक हुआ था। शील्डिंग इफेक्ट तक, ठीक है। तो वहां पे एक टर्म हम यूज किए थे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको कि हम लोग जेड इफेक्टिव से डिनोट करते हैं। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को निकालने का एक तरीका भी होता है, ठीक है। ये एक्चुअली होता क्या है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये इफेक्टिव टर्म क्यों आता है। क्योंकि वहां पे दो टाइप का फोर्स लग रहा होता है। एक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स लगेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और दूसरा अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स का मिला के रिपल्सिव फोर्स लगेगा किस पे? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। बाहर की तरफ वो दोनों फोर्स जो है उनका डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो इसलिए जिस फोर्स से न्यूक्लियस खींचना चाह रहा था आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, वो उस फोर्स से नहीं खींच पाएगा। तो उसका वैल्यू जो होगा वो थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू कम हो जाएगा। क्यों कम हो जा रहा है? क्योंकि अंदर वाले शेल का हम लोग रिपल्सन भी कंसिडर कर रहे हैं। तो z इफेक्टिव का निकालने का तरीका डेट इज इक्वल टू z माइनस सिग्मा, ठीक है। अब ये अकॉर्डिंग टू ये एक्चुअली तरीका दिया था कौन? स्लेटर्स। स्लेटर एक साइंटिस्ट का नेम था। तो उसका रूल हम लोग पढ़ते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने का, स्लेटर्स रूल है ये। तो z यहाँ पे जो है ये है एटॉमिक नंबर, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। और सिग्मा जो है ना, ये स्लेटर्स कांस्टेंट है, या फिर इसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बोला जाता है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट और स्लेटर्स कांस्टेंट उसी के नेम पे है। दिख रहा है ना सबको? यस। तो ये होता है z इफेक्टिव इज इक्वल टू z माइनस सिग्मा। और सिग्मा जो आएगा ये किसकी वजह से आएगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच के रिपल्सन की वजह से आएगा, ठीक है। तो जिसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये z इफेक्टिव का वैल्यू आएगा। तो इसके लिए कुछ कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। वो रूल्स हम लिख देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट रूल जो है ना, ये पहला रूल है, फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू ns और np ऑर्बिटल्स। ns और np ऑर्बिटल्स का मतलब क्या हुआ? जो आउटर मोस्ट सेल का s या p ऑर्बिटल में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। उसके लिए सिग्मा का वैल्यू होता है 0.35 ईच, ठीक है। ये बताएंगे अभी, पहले रूल लिख लो फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताएंगे। ऑप्शन नंबर 2 है, यहीं पे लिखना 0.35 ईच है, बट फॉर 1s इलेक्ट्रॉन सिग्मा इज 0.30 ईच, ठीक है। ऑप्शन नंबर रूल नंबर 2, फॉर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1 शेल, इसके लिए सिग्मा होगा 0.85 ईच। एंड थर्ड है फ्रॉम n-2 शेल ऑनवर्ड्स, सिग्मा होता है इक्वल टू 1, ठीक है, ईच।
ये लिख लो। ये जो तरीका है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने का, ये हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ ये 3 रूल दिया था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका वैल्यूज यूज कर लेंगे। तो इसको पहले लिख लो, फिर बताते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है। लिख लिए? आवाज आ रहा है ना सभी को? यस। लिख लोगे तो बोलना। लिख लिए सर। सब लोग? यस। चलो अब एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसको कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम कोई एक एटम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल Na का निकालना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सोडियम का हमको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब भी कैलकुलेट करते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं, मतलब आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि जो भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा वो न्यूक्लियस का लग रहा होगा, किसके ऊपर लग रहा होगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही तो लग रहा होगा ना। हम लोग आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कैलकुलेशन करते हैं। तो Na के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग निकाल रहे हैं कि उसका जो आउटर मोस्ट सेल का एक इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा। तो Na का जब आउटर मोस्ट या फिर इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आता है? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ ध्यान से देखना, पहले सिग्मा का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसके लिए। तो क्या है यहाँ पे रूल, ये ध्यान देखना, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन का हम लोग रिपल्सन कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि खुद कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग निकाल रहे हैं वो खुद अपने आप को रिपेल करेगा क्या? बताओ। जिस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग वो खुद अपने आप को रिपेल करेगा क्या? कोई भी सब्सटेंस अपने आप को रिपेल करता है? नो सर। तो उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो रिपल्सन होगा वो किसकी वजह से होगा? ये जो इनर इलेक्ट्रॉन से इन्हीं की वजह से होगा ना। बोलो। यस। तो हम लोग इनकी वजह से ही जो सिग्मा लग रहा होगा उस इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे हम लोग वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं उसका हमको रिपल्सन कंसिडर नहीं करना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलो अब ये हो गया। अब इन तीनों रूल को देखो कैसे अप्लाई करेंगे। तो अब जो भी इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होगा रिपल्सन वो किसकी वजह से लग रहा होगा? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, 1s2 के इलेक्ट्रॉन की वजह से, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से और 2p के 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से, है ना। तब यहाँ क्या बोला गया? फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू ns और np ऑर्बिटल सिग्मा इज 0.35 इंच। तो ns और np का मतलब क्या हुआ कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला जा रहा है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो यहाँ तो आउटर मोस्ट सेल का एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा और कुछ है क्या? बताओ। सोडियम के केस में नो सर। नहीं, तो इसमें रूल नंबर 1 तो अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो अगर रूल नंबर 1 अप्लाई नहीं होगा तो हम लोग रूल नंबर 2 पे जाते हैं। अब क्या बोला गया? फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग या प्रेजेंट इन n-1 शेल सिग्मा इज इक्वल टू 0.85 इंच। तो n-1 सेल का मतलब क्या हुआ कि सेकंड लास्ट सेल। तो यहाँ पे सोडियम के केस में सेकंड लास्ट सेल कौन सा है बताओ? सेकंड सेल है। n-1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 होगा। यस और नो? यस सर।
अब सेकंड सेल में तुम देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल? 8. 8। तो उसके लिए सिग्मा का वैल्यू कितना लेना है हमको? 8 इंटू 0.85, क्योंकि ईच बोला गया है ना, तो एक का 0.85 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स का 8 इंटू 0.85। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो। अब इसमें प्लस करेंगे। अब देखो थर्ड पॉइंट देखो, फ्रॉम n-1 टू सेल ऑनवर्ड्स, n-2 सेल ऑनवर्ड्स, तो n-2 इसके लिए क्या है? फर्स्ट वाला सेल होगा n-2। No. Yes, sir. तो n-2 या n-2 ऑनवर्ड्स, उन सभी के लिए सिग्मा का कंट्रीब्यूशन क्या लेना है हमको? 1। तो n-2 सेल में जो फर्स्ट सेल है यहाँ पे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा का वैल्यू 1 लेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन का 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये इसके लिए सिग्मा का कैलकुलेशन हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करो, देखो क्या आ रहा है। 0.85 इंटू 8 करोगे कितना आएगा? सर 2. 2। 0.85 इंटू 8, सर 6.8। 6.8। यस ठीक सर, है, 6.8. 6.8 और ये +2 कर दो, तो यहाँ से आ गया तुम्हारा 8.8। ठीक है, मतलब सोडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर जो सारे इलेक्ट्रॉन्स का मिला के जो रिपल्सन लग रहा है या शिल्डिंग लग रहा है, वो कितने का है? 8.8। ठीक है, मतलब शील्डिंग कांस्टेंट का सिग्मा का वैल्यू हो गया 8.8। तो इसके लिए जेड इफेक्टिव जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो जेड इफेक्टिव क्या आ जाएगा? जेड माइनस सिग्मा। तो इसका जेड का वैल्यू कितना होता है सोडियम का? 11 है ना, और माइनस सिग्मा का वैल्यू 8.8 आया है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे, ये देखो कितना आ गया? 2.2। तो देख रहे हो कितना कम हो गया। अगर हम लोग सिर्फ न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कंसिडर करते, तो वो 11 यूनिट के पॉजिटिव चार्ज से उसको खींचने वाला था, लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी कंसिडर करेंगे, उसकी वजह से जो सिग्मा आया, तो ये देख रहे हो कितना डिक्रीज हो गया, दिख Yes, रहा है sir. ना? तो ये हुआ सोडियम के केस में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अब 2.2 का लग रहा है। बात समझ आया? Yes, sir. एक बार फिर से देख लो एग्जांपल, ये समझ आया कि नहीं, कैसे हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करते हैं? आ गया? सर हाँ बोलो। सर जब आउटर मोस्ट शेल को लेना कंसीडर हम लोग इसमें नहीं करेंगे, जब जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना होगा तो? जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, कोई एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे ना, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं ना हम लोग। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जिसके लिए हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, वो खुद अपने आप को रिपेल करेगा क्या? बताओ। अगर वहां पे आउटर करेगा सर। आउटर मोस्ट सेल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर रहता, मान लो वहां पे 3s2 रहता, ठीक है, बात समझना, 3s2 अगर रहता, तो 3s2 में हम लोग किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही तो फाइंड आउट करते हैं ना। जेड इफेक्टिव जो निकालते, कोई एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते। तो 3s2 में कोई एक इलेक्ट्रॉन के लिए मान लो हम लोग जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा तो एक इलेक्ट्रॉन फिर भी वहां बचा हुआ रहता, रहता या नहीं 3s2 में? यस सर। तो अब उस एक इलेक्ट्रॉन का जो है, उस पर रिपल्सन कंसिडर करेंगे हम लोग। यहाँ पे तो आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था जिसके लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो उसका खुद का रिपल्सन तो नहीं लगेगा ना उसके ऊपर। उसके अलावा कोई और इलेक्ट्रॉन अगर रहता वहां पे, तब वो उसका रिपल्सन हम लोग कंसिडर करते उसके ऊपर। बात समझ रहे हो? यस सर। तो ये चीज है, समझ आ गया सबको?
यस और नो? Yes. तो ये अगर समझ आ गया तो तुम लोग यहाँ पे Zn जिंक के लास्ट इलेक्ट्रॉन का Z इफेक्टिव कैलकुलेट करो। इसका Z इफेक्टिव हमको कैलकुलेट करना है। बात समझ रहे हो? जिंक के आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन के लिए Z इफेक्टिव तुमको निकालना है। और जिंक का एटॉमिक नंबर तो पता है तुम लोगों को? जिंक का एटॉमिक नंबर 30। 30। चलो अब कैलकुलेट करो। तो जैसा रूल बताएं वही सेम रूल लगेगा यहाँ भी। तो जैसे सोडियम का हम लोग किए थे वैसे ही सेम प्रोसेस अप्लाई करके जिंक के लास्ट इलेक्ट्रॉन का Z इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। देखते हैं कौन कौन समझे हो। सर 13.35। क्या 13? Z इफेक्टिव? यस सर 13.35। नहीं, 13.35 तो बहुत ज्यादा आ रहा है तुम्हारा। फिर से करो। सर 8.85। नहीं, बाकी और किसी का आया कुछ? 8.85 भी नहीं है। मेरा तो 3 पॉइंट कुछ करके आ रहा है, 3.2। 3.2 भी नहीं है। सर मेरा 8.85 आ रहा है। करेक्ट आंसर है 4.35। किसी का आ रहा है 4.35? यस सर, मेरा आया 4.35। 4.35। चलो देखते हैं।
तुमको बोला गया जिंक के लास्ट इलेक्ट्रॉन का निकालना है, ठीक है। पहले जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ध्यान दो यार अच्छे से। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 सॉरी 3p6, उसके बाद 4s2 और 3d10 होता है ना। यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का जिंक का। Yes, sir. अब यहाँ पे इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर तुम देखोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका कौन सा है? आउटर मोस्ट सेल इसका फोर्थ सेल है, और फोर्थ सेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो फोर्थ सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो किसी एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं जेड इफेक्टिव। समझ आ रहा है? जेड इफेक्टिव जब भी कैलकुलेट करेंगे किसी एक वैलेंस सेल के लिए हम लोग कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो हम लोग किसी एक के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन के लिए। पहले सिग्मा निकाल रहे हैं हम, तो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसका खुद का रिपल्सन तो होता नहीं है, वो खुद तो अपने आप को रिपेल करेगा नहीं। तो उसके अलावा एक और इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे फोर्थ सेल में है अवेलेबल, है ना। बताओ। Yes, sir. फोर्थ सेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम लोग जेड इफेक्टिव निकाल ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा एक और इलेक्ट्रॉन तो वहां प्रेजेंट है या नहीं? Yes, sir. तो अब उस इलेक्ट्रॉन का जो सिग्मा हमको लेना है वो कितना लेना है? देखो, फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू एनएस या एनपी ऑर्बिटल, सिग्मा का वैल्यू हमको कितना लेना है? 0.35 ईच। तो 0.35 ईच, तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है आउटर मोस्ट सेल में, जिसका हम लोग 1 इंटू 0.35 कर लिए। इसमें कोई दिक्कत किसी को? बताओ, ये वाले स्टेप में कोई दिक्कत? No, sir. किसी को भी डाउट है तो पूछ लो यहाँ पे। अब देखो, अब उसके बाद सेकंड वाला रूल क्या है? फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1 सेल, n-1 मतलब सेकंड लास्ट सेल, उसके लिए सिग्मा 0.85 है। तो सेकंड लास्ट सेल यहाँ पे कौन सा है? थर्ड सेल। सेकंड लास्ट सेल थर्ड है, थर्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन्स तुम लोग काउंट कर लो कितना है। तो S में 2, P में 6 और D में 10, तो टोटल हो गया 6 + 2 8 और +10 18। तो 18 इंटू 0.85 प्लस, उसके बाद क्या है? फ्रॉम n-2 सेल ऑनवर्ड सिग्मा का वैल्यू 1 लेना है। तो फ्रॉम n-2 ऑनवर्ड्स, n-2 ऑनवर्ड्स मतलब जितना भी रहेगा उसके लिए सिग्मा 1 लेना है। n-2 ऑनवर्ड्स तो ये सारे n-2 में ही आ जाएंगे। ये सेकंड सेल हो गया n-2, फर्स्ट सेल हो गया n-3, तो ये सभी के लिए हमको सिग्मा का वैल्यू 1 लेना है। तो सिग्मा का वैल्यू अगर 1 लेना है इन सभी के लिए, तो काउंट कर लो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 ईच लेना है। तो 6 2 8 + 2 10, तो 10 इंटू 1। अब सबको ऐड करो, देखो कितना आ रहा है? 0.35। 18 इंटू 0.85 कितना आया? सर 15.30। 15.30 और प्लस 10, इन सबको ऐड करो, कितना आ गया? 25.65। 25.65। तो ये सिग्मा का वैल्यू आया 25.65। अब हमको z इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, तो z इफेक्टिव विल बी इक्वल टू z माइनस सिग्मा। इसका z कितना होगा? एटॉमिक नंबर 30 है तो z भी 30 और माइनस 25.65, कितना आ गया? आ गया 4.35। 4.35। तुम लोग कुछ और कर रहे थे या यही सेम चीज कर रहे थे? कहाँ गड़बड़ हो रहा था तुम लोगों का? सर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में अब वो भी सिखाना पड़ेगा। कैलकुलेशन में एरर क्यों करते हो?
हो गया नोट डाउन? लिख लिए? Yes. तो अब भी कोई डाउट है इसमें? देख लो एक बार। यस और नो? सर एक और दे सकते हैं? एक और चाहिए? हेलो, चलो तुम लोग ये पोटाशियम का फाइंड आउट करो तो। ठीक है, दिख रहा है सबको स्क्रीन ना? Yes, sir. पोटाशियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का तुमको जेड इफेक्टिव निकालना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर तो पता है सबको? Yes. सर 19। 19। चलो निकालो। सर 2.2। 2.2। सही है। जेड इफेक्टिव पोटेशियम का 2.20। सर 2.2। 2. 2.2 ठीक है। चलो एक और जल्दी से करो तो, फ्लोरीन का निकालो तो। एफ। एटॉमिक नंबर है 9। फ्लोरीन का भी जेड इफेक्टिव फाइंड आउट करो। आया? हेलो।
फ्लोरीन का नहीं हो रहा है कैलकुलेट? रिप्लाई तो करो यार। हेलो। सर 6.2 6.2 या 5.2? कैलकुलेशन चेक करो। हाँ सर सॉरी 5.2 हाँ 5.2। सर 5.2 तो फ्लोरीन का Z इफेक्टिव हो जाएगा 5.20। कोई दिक्कत? इन दोनों में किसी को डाउट है या सबका आ गया? सर आ गया। चलो आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये Z इफेक्टिव का कैलकुलेशन हम लोग देख रहे थे, ठीक है। Z इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एक्चुअली तुमको पूछा नहीं जाएगा, ये जस्ट है, थोड़ा सा दिया हुआ रहता है बुकलेट वुकलेट में तो बता दिया, ठीक है। ऐसा नहीं रहेगा एग्जाम में कि Z इफेक्टिव कैलकुलेट करो। ये जस्ट एक रूल है स्लेटर्स का, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग Z इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं। अब तुम लोग को फैक्टर्स बता ही चुके हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट ये एटॉमिक साइज को इफेक्ट करते हैं। 3 फैक्टर हम लोग देखे थे वहां पे। पहला था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव, दूसरा नंबर ऑफ शेल्स, और तीसरा शील्डिंग इफेक्ट। तो जब शील्डिंग इफेक्ट तुम लोग को बताए थे हम, तो शील्डिंग इफेक्ट में ये बताए थे ये शील्डिंग इफेक्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एटॉमिक साइज के या इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, बता सकते हो? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। डायरेक्टली। शील्डिंग जितना ज्यादा होगा, शील्डिंग अगर इफेक्टिव है, शील्डिंग इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि अच्छा शील्डिंग है, शील्डिंग ज्यादा है। तो शील्डिंग अगर ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बताओ? तो इंक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा, मतलब शील्डिंग अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि शील्डिंग अगर ज्यादा हो रहा है, शील्डिंग ज्यादा होने का मतलब कि न्यूक्लियस और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, वो घट रहा है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर घटेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आया? तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, एक ऐसा लिख भी लो, इफ शील्डिंग इज इफेक्टिव, शील्डिंग अगर इफेक्टिव है, देन हम लोग बोल सकते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of the nucleus on the force of attraction of nucleus on the outermost shell electron will decrease as a result atomic radius क्या होगा, अगर फोर्स ही घट गया न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट सेल पे, तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा ना। यस तो इसलिए एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। शील्डिंग अगर पुअर होगा तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा, वो अगर बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग शील्डिंग पावर ऑफ ऑर्बिटल्स के टर्म में अगर हम लोग बात करें ना, ठीक है, क्योंकि 4 ऑर्बिटल्स तुम लोग को बता चुके हैं। अब उन चारों ऑर्बिटल्स के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, उनका तुमको शेप भी बता चुके हैं हम। एस के ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, वो स्फेरिकल शेप होता है उनके ऑर्बिटल्स का। पी के ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बल शेप होता है, डिस्कस किए है ना। डी के ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो डबल डम्बल होता है। और एफ का ऑर्बिटल का शेप अपने सिलेबस में नहीं है। तो एक्चुअली जब
तुम देखोगे शील्डिंग पावर, तो शील्डिंग पावर एक्चुअली क्या होता है कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जितना ज्यादा होगा शील्डिंग क्या होगा उतना इफेक्टिव होगा। समझ रहे हो? जितना डेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा वो रिपल्सिव फोर्स लगा सकता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे। लगा सकता है या नहीं? यस सर। तो इन चारों ऑर्बिटल्स में अगर हम लोग देखें शील्डिंग पावर, अगर हम लोग कंपेयर करें तो किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा, बता सकते हो? एस के ऑर्बिटल में, पी में, डी में या एफ में? एफ का तो शेप नहीं पढ़े हैं, लेकिन एस, पी और डी में तुम लोग कंपेयर करके बताओ तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी किस में ज्यादा है? एस वाले में। एस। सर हाँ एस एस, में। क्योंकि एस के ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, वो स्पेरिकल शेप होता है। स्पेरिकल शेप मतलब क्या हुआ कि वो पूरा इलेक्ट्रॉन जो है ना एक छोटे से वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है। छोटे से वॉल्यूम में अगर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेटेड होगा, चारों बगल पूरा यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी एक्चुअली वहां पे हम लोग चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज डेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ पे होगा? एस के ऑर्बिटल में। उसके बाद पी का शेप देखोगे तो पी का जो है शेप, उसमें क्या होता है ना, वॉल्यूम बढ़ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि पी का ऑर्बिटल जो है वो एस के ऑर्बिटल से बड़ा होता है। तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उसके बाद डी में अगर जाओगे तो डी में देखोगे शेप और बड़ा हो गया। शेप बढ़ने की वजह से उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, और वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो गया ओवरऑल तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उसी तरह एफ में अगर हम लोग जाएंगे, एफ के ऑर्बिटल्स का, वो अपने सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन एफ के ऑर्बिटल का शेप जो होता है ना वो और बड़ा होता है, डी से भी बड़ा होता है। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल ही बहुत ही कम होता है, क्योंकि वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जब हम लोग निकालते हैं, चार्ज डेंसिटी, वो बिल्कुल बहुत ही कम होता है, सबसे लीस्ट। तो इन चारों ऑर्बिटल्स में अगर हम लोग शील्डिंग पावर की कंपैरिजन अगर हम लोग शील्डिंग पावर का करें, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होगा जिस ऑर्बिटल में, वो उतना ज्यादा शील्ड कर सकता है। समझ में आया? मतलब उतने अच्छे से वो शील्ड कर पाएगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से। तो सबसे मैक्सिमम जो शील्डिंग पावर होगा ऑर्बिटल्स में, तो सबसे मैक्सिमम शील्डिंग पावर कौन सा ऑर्बिटल का होगा? एस के ऑर्बिटल का। उसके बाद पी ऑर्बिटल्स, उसके बाद डी ऑर्बिटल्स, और सबसे लीस्ट जो शील्डिंग पावर होगा वो एफ के ऑर्बिटल्स का। बात समझ में आ रहा है ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग? हेलो हेलो, सुनाई दे यस रहा है या सर। नहीं? तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना कि शील्डिंग पावर अगर हम लोग ऑर्बिटल्स का डिस्कस करें तो एस के ऑर्बिटल का शील्डिंग पावर सबसे मैक्सिमम, सबसे अच्छे से वो शील्ड कर पाएगा। पी ऑर्बिटल उससे कम शील्डिंग होगा। डी में पुअर शील्डिंग हो गया, और एफ में बहुत ही पुअर शील्डिंग है। ठीक है, वेरी पुअर शील्डिंग है एफ में, ऑलमोस्ट हम लोग नेग्लिजिबल शील्डिंग मान लेते हैं एफ ऑर्बिटल्स का। एफ के ऑर्बिटल्स का जो है वेरी पुअर शील्डिंग हम लोग कंसिडर करते हैं। डी का भी पुअर ही है, लेकिन एफ का जो है ये बहुत ही पुअर होता है, और डी का भी पुअर शील्डिंग होता है। सबसे मैक्सिमम सबसे अच्छा शील्डिंग हो गया एस के ऑर्बिटल का, फिर पी, डी का पुअर हो गया, एफ का बहुत ही पुअर हो गया। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम लोग ट्रेंड्स पे बढ़ते हैं आगे। लिख लिया? यस सर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, हेडिंग डाल लो
trends of atomic radius in periodic table. ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा। ये अभी जनरल ट्रेंड की हम लोग बात कर रहे हैं। जो भी ट्रेंड अभी डिस्कस करेंगे ये जनरल ट्रेंड है, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो जनरल ट्रेंड से नहीं पूछा जाएगा। बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन किससे पूछा जाता है इसमें, एक्सेप्शन से। जो जो जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं क्वेश्चंस वहां से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहले जनरल ट्रेंड की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अक्रॉस ए पीरियड। अक्रॉस ए पीरियड, किसी भी पीरियड में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बता सकते हो कोई? इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, किसी भी पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बताओ? इंक्रीज या डिक्रीज? और घटेगा। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। क्यों? क्यों एटॉमिक रेडियस घटता है, बताओ? सर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। हाँ, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जनरल ट्रेंड है, अभी इसमें एक्सेप्शंस भी मिलेंगे। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा एलिमेंट का या एटम्स का तो ऑब्वियसली उसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, घटेगा। क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही तो होता है ना? Yes. यस ये जनरल ट्रेंड अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी पीरियड में जनरली अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसका एटॉमिक रेडियस घटना चाहिए ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो पहला जनरल ट्रेंड ये है अक्रॉस ए पीरियड। अब दूसरा हम लोग देखते हैं अक्रॉस ए ग्रुप या डाउन द ग्रुप, ऐसा लिख लो, क्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप। तो इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ग्रुप में हम लोग टॉप टू बॉटम देखते हैं। इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, तो टॉप टू बॉटम जानने पे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। क्यों, रीजन क्या है? Number of cells increase. हाँ, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, क्योंकि टॉप टू बॉटम अगर किसी भी ग्रुप में जाओगे ना तो पीरियड चेंज होते जाता है। जैसे पहला वाला ग्रुप है उसके लिए पीरियड 1 होगा, फिर सेकंड वाला जो एलिमेंट होगा ग्रुप में वो पीरियड 2 का होगा, थर्ड वाला जो एलिमेंट होगा पीरियड 3 का होगा। तो जैसे जैसे पीरियड बढ़ते जा रहा है एक एक सेल जो होगा वो इंक्रीज होते जाएगा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे वहां पे। और नंबर ऑफ शेल्स अगर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं if we move from top to bottom in a group atomic radius increases due to increase in number of shells। कोई दिक्कत? तो ये तो जनरल ट्रेंड था, ये जनरल ट्रेंड से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये जनरल ट्रेंड तो सबको पता होता है। मेन ध्यान रखना है हम लोगों को एक्सेप्शंस का। हो गया, जनरल ट्रेंड में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी। यस और नो? करता है। No sir. नोट डाउन कर लिए? No sir. लिखो जल्दी से।
हो गया सर। हो गया? Yes. चलो अब देखते हैं हम लोग एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ मिलता है? एक्सेप्शंस इन जनरल ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो सबसे पहला जो एक्सेप्शन मिलता है वो हम लोगों को कहाँ मिलता है? कहाँ मिलेगा बताओ? ये तुम लोग पढ़े भी होगे नोबेल गैस वाले केस में, पढ़े हो? Yes, sir. Hydrogen or helium. हाइड्रोजन और हीलियम में, सभी में। ठीक है, एक्चुअली क्या बोला गया है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे, किसी भी पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम लोग, तो एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए एटॉमिक रेडियस। ठीक है, Yes, sir. लेकिन किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे देखो, सबसे लास्ट जो एलिमेंट होता है किसी भी पीरियड में, वो नोबल गैस वाला एलिमेंट होगा। होगा या नहीं? किसी भी पीरियड में जो लास्ट एलिमेंट होगा वो नोबल गैस वाला ही एलिमेंट होगा ना। Yes, sir. तो अगर हम लोग पीरियड 2 का बात करें, पीरियड 2 का लिख रहा है, पहला जो एक्सेप्शन हम लोग देख रहे हैं, तो पीरियड 2 में देखोगे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? लिथियम है, बेरिलियम है, इसके बाद होगा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये सारे एलिमेंट हैं पीरियड 2 में, है या नहीं? Yes, sir. अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड अगर हम लोग देखें तो लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग मूव करें तो एटॉमिक रेडियस शुड डिक्रीज। तो लिथियम का सबसे ज्यादा, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था? नियॉन का जो एटॉमिक रेडियस होना चाहिए था वो सबसे कम होना चाहिए था। होना चाहिए था जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग। यस सर। Yes. लेकिन लास्ट में क्या होता है ना, नियॉन का एटॉमिक रेडियस जो होता है वो फ्लोरीन से अगर कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे ये जनरल ट्रेंड फॉलो कर रहा है क्या? बताओ। नो सर। तो ये एक्सेप्शन है कि किसी भी पीरियड में नोबल गैस का जो एटॉमिक रेडियस होना चाहिए वो सबसे कम होना चाहिए था। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये हेलोजन तक, मतलब फ्लोरीन तक तो ये एटॉमिक रेडियस घटा है, लेकिन लास्ट में नोबल गैस के केस में ये एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो फ्लोरीन है उससे पहले वाला जो एलिमेंट होगा उसके रेस्पेक्ट में नोबल गैस वाले का जो एटॉमिक रेडियस होगा वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक्सेप्शन है यहाँ पे कि सबसे छोटा होना चाहिए था जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग नोबल गैस का एटॉमिक रेडियस, लेकिन वो एक्सेप्शनली इंक्रीज कर जाता है। प्रीवियस एलिमेंट से उसका जो एटॉमिक रेडियस है नोबल गैस एलिमेंट का वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। और इनफैक्ट इस पीरियड में तो ये नियॉन जो है ना इतना इंक्रीज कर जाता है कि वो लिथियम से भी बड़ा हो जाता है। समझ आ रहा है बात? Yes, sir. तो ये यहाँ पे एक्सेप्शन है कि नोबल गैस का जो एलिमेंट है वो जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है, उसको सबसे छोटा होना चाहिए था, लेकिन वहां पे वो एक्सेप्शनली उसका साइज जो है इंक्रीज कर गया। तो इसका रीजन क्या है बताओ कोई भी? रीजन बताओ कोई भी। सर नियॉन का वंडर वॉल रेडियस लेते हैं। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि नोबल गैस का जो एटम्स होता है ना उसके अंदर कौन सा रेडियस एग्जिस्ट करता है? वंडर नोबल वॉल। गैस वंडर वॉल रेडियस। और जब हम लोग एटॉमिक रेडियस का कंपैरिजन कर रहे थे तो एटॉमिक रेडियस के कंपैरिजन में हम लोग देखे थे, वहां पे बताया गया था ना कि सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होता है? वंडर वॉल रेडियस। वंडर वॉल रेडियस। तो जितने भी सारे नोबल गैस के एटम्स होंगे उन सभी में वंडर वॉल रेडियस एग्जिस्ट करता है। और वंडर वॉल रेडियस
का जो साइज है या वंडरवॉल रेडियस जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो इसलिए अगर सबसे बड़ा है तो उसका जो साइज होगा वो एटॉमिक साइज भी तो नोबल गैस का क्या होगा, इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा? करेगा Increase सर। तो वही रीजन होता है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन में बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ नोबल गैस एलिमेंट increases noble gas element increases along a period या फिर across a period हम लोग बोल सकते हैं, या फिर ऐसे ही लिख लो रेडियस ऑफ नोबल गैस एलिमेंट इंक्रीजेस। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है, जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग इसको सबसे छोटा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक रेडियस इसका सबसे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, रीजन क्या बोलोगे, क्या रीजन होता है? ड्यू टू, क्या बोलोगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल्स रेडियस in the atoms of noble gases। ठीक है, और हम लोग को पता है कि वी नो दैट वंडरवॉल रेडियस इज या फिर वंडरवॉल रेडियस हैज द मैक्सिमम वैल्यू among the as the maximum value among the types of among the different types of atomic radius। ठीक है, तो इसकी वजह से ये एक्सेप्शन आता है। इसी तरह सारे पीरियड में एक्सेप्शन आएगा। हमारा पीरियड 3 में भी अगर देखोगे ना, तो पीरियड 3 में सबसे लास्ट एलिमेंट कौन सा है, कौन सा नोबल गैस एलिमेंट आएगा बताओ? पीरियड 3 में अगर हम लोग आर्गन। आर्गन, तो वहां पे आर्गन इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग देखें तो लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए, आर्गन का सबसे छोटा होना चाहिए था जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग एटॉमिक रेडियस, लेकिन Yes. आर्गन सबसे बड़ा हो जाता है। इसमें पीरियड 3 में एलिमेंट कौन कौन सा आ जाएगा, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, सल्फर, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन और आर्गन। आर्गन। तो यहाँ पे घटना चाहिए था, देख सोडियम का सबसे मैक्सिमम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और सबसे छोटा आर्गन का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आर्गन का साइज जो है वो भी इंक्रीज कर जाता है, और इतना इंक्रीज कर जाता है आर्गन का साइज की ये इनफैक्ट सोडियम से भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो हर एक पीरियड में जरूरी नहीं है कि वो पहले वाले एलिमेंट से ग्रेटर हो जाए, क्योंकि इसके बाद वाले जो पीरियड में देखोगे तो वहां पे क्रिप्टन और पोटाशियम आएगा। पहला एलिमेंट है पोटाशियम और दूसरा एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट है क्रिप्टन, तो उन दोनों का साइज ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना कि आर्गन का सबसे छोटा होना चाहिए था, लेकिन ये बढ़ के बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। मतलब क्लोरीन के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें तो आर्गन का साइज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है,
तो यहाँ ये भी एक्सेप्शन है, तो इसको भी वही सेम रीजन से एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। तो वंडरवॉल रेडियस होता है, कोई भी नोबल गैस का एटम जो है उसके अंदर वंडरवॉल रेडियस एग्जिस्ट करता है, और वंडरवॉल रेडियस का वैल्यू जो होता है वो सबसे मैक्सिमम है। जितने भी टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस प्रेजेंट हैं वो उनमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू वंडरवॉल रेडियस का होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्सेप्शन है। कोई दिक्कत? सोडियम और आर्गन का साइज लगभग सेम होता है। सोडियम और आर्गन का साइज क्या बोल रहे हो? सर सेम होता है या फिर आर्गन का ज्यादा होता है? नहीं नहीं, इस केस में आर्गन सोडियम से भी बड़ा हो जाता है। ओके इस सर। केस में आर्गन जो है वो सोडियम से भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, ओके हो गया, लिख लिए? सर। यस सर। बोलो। यस सर। तो ये फर्स्ट एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन नंबर 1। सेकंड एक्सेप्शन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। तो सेकंड एक्सेप्शन क्या है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। रेडियस ऑफ गैलियम इज लोअर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। अब बताओ, गैलियम और एल्यूमिनियम जो है ये ग्रुप का एलिमेंट है या पीरियड का एलिमेंट है? बोलो। सर पीरियड का है, सॉरी सर ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है ये? 13। सर ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13। ठीक है, तो हम ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट लिख रहे हैं। तो ग्रुप नंबर 13 में सबसे पहला एलिमेंट है बोरोन, है ना। उसके बाद एल्यूमिनियम, इसके बाद गैलियम, और इसके बाद इंडियम, और इसके बाद थैलियम, Tl। ये सारे एलिमेंट हैं। बोलो। यस। यस सर। अब अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड, गैलियम और एल्यूमिनियम में अगर कंपैरिजन करेंगे हम लोग, तो एटॉमिक रेडियस किसका ज्यादा होना चाहिए था? गैलियम का। गैलियम का। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग एटॉमिक साइज का ऑर्डर लिखते हैं या एटॉमिक रेडियस का, तो एल्यूमिनियम का साइज जो है ये ग्रेटर देन है गैलियम। अब गैलियम का साइज जो होता है वो एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है। तो ये एक्सेप्शन है या नहीं? जनरल ट्रेंड को फॉलो कर रहा है ये? नो। जनरल ट्रेंड यहाँ पे फॉलो हो रहा है? नो सर। नो सर। नहीं हो रहा है। तो इसका रीजन क्या है? अब इसका रीजन वही तुमको शील्डिंग पावर जो बताए थे ना, पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ, तो उसकी वजह से आ जाएगा। अब रीजन एक्सप्लेन करने के लिए अब यहाँ पे ध्यान दो, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना होगा। पहले एल्यूमिनियम का लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 13। इसके बाद गैलियम का लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 31। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अगर एल्यूमिनियम का लिखोगे तो ये क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है। और गैलियम का अगर हम लोग लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p1। यही है। देख लो, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो, एल्यूमिनियम के केस में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, ये 3 का p1 है, और गैलियम में 4 का p1 है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एल्यूमिनियम से पहले जो अंदर वाला शेल्स है, अंदर वाले शेल में जो रिपेल करने वाला ऑर्बिटल्स है, वो सिर्फ और सिर्फ s एंड p ऑर्बिटल्स अवेलेबल है ना। इनर शेल्स में कौन कौन सा ऑर्बिटल अवेलेबल है? सिर्फ s और p ऑर्बिटल्स है या नहीं?
यस नहीं, एल्यूमिनियम में इनर वाले शेल्स में सिर्फ और सिर्फ कौन कौन से ऑर्बिटल्स अवेलेबल है? एस और पी ही है। यस लेकिन गैलियम के केस में अगर हम लोग देख रहे हैं तो गैलियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4p1 है ना, सबसे बाहर जो होगा। लेकिन अंदर वाले शेल में क्या आ गया, यहाँ पे देख रहे हो डी ऑर्बिटल भी आ रहा है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख रहे हैं, डी ऑर्बिटल अवेलेबल है या नहीं, जस्ट इसके अंदर वाले शेल, है ना। सर। यस सर। और डी ऑर्बिटल का हम लोग पढ़ चुके हैं कि डी ऑर्बिटल जो है उसका शेल्डिंग क्या होता है। शेल्डिंग क्या है? एस और पी ऑर्बिटल के मुकाबले क्या होगा, एस और पी ऑर्बिटल के कंपैरिजन में डी कॉमन। ऑर्बिटल का डी ऑर्बिटल का शेल्डिंग क्या होता है? पुअर होता है, होगा। यस और नो? यस सर। तो हम यस लोग सर। बोल सकते हैं कि यहाँ पे ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in d orbitals, the force of attraction of nucleus on the outermost electron, ये क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? बोलो, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, क्या लिखोगे? सर डिक्रीजेस। इंक्रीजेस ना, शील्डिंग पुअर है। शील्डिंग पुअर है तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यस बढ़ सर, जाएगा ना। ज्यादा होगा। यस सर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन केस ऑफ, किसके केस में बात कर रहे हैं हम लोग? गैलियम के केस में, है ना। और हेंस एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। बात समझ में आ गया? यस सर। देयरफॉर देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि एटॉमिक साइज जो है, ये गैलियम का एटॉमिक साइज एल्यूमिनियम से छोटा है। ये रीजन होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि जो गैलियम का जो इनर शेल है ना, उसमें डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या डी के ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और डी के ऑर्बिटल का जो शील्डिंग होता है वो एस और पी के कंपैरिजन में बहुत ही पुअर होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, वो गैलियम के केस में ज्यादा बढ़ जाएगा। और गैलियम के केस में अगर ज्यादा बढ़ गया तो साइज उसका क्या हो जाता है, घट जाता है। बात समझ रहे हो? नो डाउट यहाँ पे शेल तो बढ़ रहा है, एल्यूमिनियम से ज्यादा शेल है गैलियम के पास, है ना, है या नहीं? यस सर। तो शेल बढ़ने की वजह से यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हो कि सर शेल बढ़ने की वजह से तो गैलियम का साइज ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जो शेल बढ़ने की वजह से जितना इंक्रीज हुआ साइज का ना, वो शील्डिंग इफेक्ट के कारण उतना वो डिक्रीज होके और भी कम हो गया, उसको कंपनसेट कर दिया। बात समझ रहे हो? ये वाला जो है पुअर शील्डिंग इफेक्ट जो है डी ऑर्बिटल का, वो मोर डोमिनेटिंग इफेक्ट हो गया देन द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। तो जो मोर डोमिनेटिंग इफेक्ट होगा उसी का हम लोग ओवरऑल इफेक्ट कंसिडर करेंगे। तो नो डाउट शेल बढ़ने से साइज बढ़ा होगा, लेकिन उस साइज को और कंपनसेट कौन कर दिया? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का शील्डिंग इतना पुअर हो गया कि वो सेल जो बढ़ा उसके साइज को और भी वो डिक्रीज कर दिया। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि साइज बढ़ने से, जो शेल बढ़ने से साइज बढ़ा होगा उसको और वो घटा के एल्यूमिनियम से भी छोटा कर दिया। बात समझ रहे हो? तो ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट यहाँ पे कौन सा है?
जेड इफेक्टिव का इंक्रीज होना, ठीक है। इसलिए साइज जो है वो घट के एल्यूमिनियम से भी छोटा हो जाता है। समझ आया या नहीं बात? यस सर। तो ये है रीजन, एल्यूमिनियम का साइज जो होता है वो गैलियम से छोटा, सॉरी, गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा होता है। एक्सप्लेन कर लोगे अब? यस सर। चलो इसको नोट डाउन करो। और भी एक्सेप्शंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए 2 एक्सेप्शंस बस, लिख लियो इसको। यस सर। हेलो, यस सर। चलो किसी को कोई डाउट है इसमें जो आज बताए हैं जितना? बोलो, किसी को भी कोई डाउट? हाँ सर। नहीं। चलो तो आज इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी हम लोग देखेंगे, और भी एक्सेप्शंस हैं एटॉमिक रेडियस के, और कहाँ कहाँ एक्सेप्शंस मिलेगा वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी पे मूव करेंगे। एटॉमिक रेडियस का पढ़ने के बाद फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ओके सर। चलो कोई दिक्कत नहीं है, डाउट? नो सर। चलो फिर तो एंड कर रहे हैं, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में।